हेलो स्टूडेंट, तो आज का यह वीडियो लॉस ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2 है। कल के वीडियो में बेसिकली हम ये सीखे थे कि मोशन होती है तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। तो इसके पीछे का रीज़न था फोर्स। फोर्स है जो मोशन के लिए जिम्मेदार है, वेलोसिटी में चेंजेस के लिए जिम्मेदार है, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए जिम्मेदार है, वो फैक्टर हमारे पास फोर्स था। तो कल के बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम फोर्स के बारे में डिटेल से देखे थे। फोर्स में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में देखे थे, टेंशन फोर्स देखे थे, टेंशन फोर्स का वेरियस डायरेक्शन बनाना भी सीखे थे। उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो आज का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें बेसिकली अब हम तो फोर्स समझ ही चुके हैं, अब हम बेसिकली समझेंगे न्यूटन के लॉ को। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, उसके ऊपर हम प्यारा प्यारा सवाल करेंगे। उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, फिर थर्ड लॉ पढ़ेंगे। मोमेंटम भी इसी में देखने को मिलेगा, इम्पल्स भी देखने को मिलेगा। सारा लॉस ऑफ मोशन का सारा सिचुएशन, सारा टॉपिक हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो देखते हैं न्यूटन भाई साहब का फर्स्ट लॉ क्या बोलना चाहता है। देखो, न्यूटन भाई साहब अपने फर्स्ट लॉ में ये बोल रहा है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस बॉडी पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। न्यूटन भाई साहब अपने लॉ में आगे ये भी कहती हैं, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे वो डायरेक्शन एक्स एक्सिस में हो, चाहे वो डायरेक्शन एक पर्टिकुलर वाई एक्सिस वाला हो, चाहे वो डायरेक्शन पर्टिकुलर जेड एक्सिस वाला हो, यदि कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो तब तक वो उसी स्ट्रेट लाइन में सेम पाथ में यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, एक समान वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जब तक कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। न्यूटन भाई साहब अपने लॉ में ये बोलते हैं, है ना। उसी को यहाँ पर बोर्ड में लिखा गया है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो वह हमेशा रुकी हुई रहेगी। कब तक रुकी हुई रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना किया जाए। जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड रेस्ट में है ना, ये बोर्ड तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स में इधर से अप्लाई ना करूं। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहा हूं तो जो मेरा ग्रीन बोर्ड है ये रेस्ट में है, और ये हमेशा रेस्ट में रहेगा। हमेशा का मतलब ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं। एक बात रखना, यहां पर मैं वर्ड यूज करूं अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की। और आप बोलोगे भैया बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए तो क्या होगा? अगर आप बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे, कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, फिर भी ये रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है? अगर ये बॉडी है, ये मान लेते हैं रेस्ट में है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स की, लगा दो भाई बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। बैलेंस एक्सटर्नल फोर्स का मतलब है इधर अगर इस डायरेक्शन में बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और साथ ही साथ सेम उसी टाइम इधर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या होगा? इधर मैं 10 न्यूटन का लगाया तो +10, इधर मैं 10 न्यूटन लगाया तो डायरेक्शन चेंज हो चुके थे -10। ओवरऑल कितना मिला? 0 मिला। यानी कि जो हमारे पास एफ नेट की वैल्यू थी वो कितनी मिल गई? 0 मिल गई। तो कोई बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में होने के बावजूद अगर आप बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगा दोगे फिर भी वो रेस्ट में ही रहेगा। न्यूटन भाई साहब क्या बोलते हैं? अगर बैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो रेस्ट में रहेगा। और इसी में मैं अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगा दूंगा, ये देखो एक ही तरफ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, एक ही तरफ, तो बॉडी क्या हो जाएगा? रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। ये न्यूटन भाई साहब अपने लॉ में बोलते हैं। न्यूटन भाई साहब ये भी बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा विद द सेम स्पीड एंड सेम डायरेक्शन। यानी कोई ऑब्जेक्ट यदि एक्स एक्सिस में चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कौन सी वेलोसिटी से? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, है ना। तो एक्स एक्सिस में चलता रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में चल रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वाई डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जेड डायरेक्शन में चल रहा है तो जेड डायरेक्शन में चलते रहेगा।
यूनिफॉर्म स्पीड से, और तब तक चलता रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस्ड वाली एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। न्यूटन भाई साहब फर्स्ट लॉ में बेसिकली ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो न्यूटन भाई साहब क्या बोलता है कि फोर्स बॉडी पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, बॉडी पर यदि कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा, यस और नो। और एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब बॉडी क्या है, या तो बॉडी रुकी हुई है रेस्ट में है, या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है। बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या समझू इसका मतलब, बॉडी या तो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है। यही बॉडी पर देख लो तुमने, इधर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी पहले से ही रेस्ट में था और मैं यहाँ पर बैलेंस फोर्स लगा दिया, इधर 10 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन का। तो बैलेंस फोर्स में तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, पोजीशन चेंज तब होगा जब अनबैलेंस्ड वाला फोर्स अप्लाई किया जाए, ठीक है। तो अभी भी क्या होगा, अभी एफ नेट कितना मिलेगा यहाँ पे हमें, एफ नेट की वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो मिलेगी। एफ नेट यानी कि टोटल रिजल्टेंट ना, इधर +10 इधर -10, तो एफ नेट है ना, यस और नो। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या मिला हमें, जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब दो चीज होता है, या तो वो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यहाँ पर देखो पहले से रेस्ट में था और अभी भी बैलेंस फोर्स लगाने के बाद भी क्या है, एक्सेलरेशन जीरो का एक मतलब समझ गए कि बॉडी किस में है, अभी रेस्ट में है। आप तो बोले थे एक्सेलरेशन जीरो होगा तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन में होता है ना भाई, होगा कि नहीं होगा। और कोई बॉडी है अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कौन सी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में चल रही, कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है क्या, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, यानी हम जानते हैं ना dv/dt क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन होता है ना। और वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी v तो हमारा कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो मिलेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है यानी कि उसका एक्सेलरेशन जीरो आ गया, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो आया, इसका मतलब क्या होता है, बॉडी कैसा है, रेस्ट में है, रेस्ट में है क्या, ये नहीं, क्या है ये यूनिफॉर्म मोशन में है, क्या है। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो दो चीज नजर निकल के आती है कि बॉडी या तो रेस्ट में है या तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जीरो आती है और बॉडी पर नेट फोर्स कितना होता है, मैं बॉडी पर एक फोर्स की नहीं, बॉडी पर अगर कोई बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं और सारे नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी या तो रेस्ट में है या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है। नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, नेट फोर्स निकालते हैं जीरो आता है तो कैसा होता है, बैलेंस्ड वाला, कैसा वाला, और नेट फोर्स जीरो नहीं आया तो कैसा फोर्स हो, अनबैलेंस्ड, और अनबैलेंस्ड में यदि रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है और अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिए तो धीरे धीरे रोकोगे तो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था न्यूटन भाई का फर्स्ट लॉ, है ना। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या होता है, एफ नेट क्या मिलेगा हमें, जीरो, यस और नो। अगर एफ नेट जीरो है तो कौन सा फोर्स लगा दियो तुम वहां पर, बैलेंस फोर्स, कौन सा लगा दियो, बैलेंस फोर्स में, और रेस्ट में माने रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो सेम स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, समझ पाए। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को अदर वर्ड में और किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, यही से हम इनर्शिया भी सीखेंगे। इनर्शिया का जो लॉ है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बनेगा। देखो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ को अदर वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, अपने ओन वर्ड में बोल सकते हैं, अपने ओन लैंग्वेज में। देखो, बॉडी ऑन इट्स ऑन कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन along a straight line
मतलब अदर वर्ड में ये बोल सकते हैं कि जो बॉडी होती है ना वो अगर रेस्ट में है ना तो रेस्ट में ही रहेगी, वो ना खुद अपना रेस्ट को चेंज नहीं कर पाएगा। या सुन, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये रेस्ट में है, ये खुद ना अपना स्टेट चेंज करने में क्या है, असमर्थ है, इनएबिलिटी फील करता है। ये खुद अपना स्टेट चेंज कर पाएगा क्या? ये बॉडी रेस्ट में है तो ये खुद कैनॉट खुद अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाता। ये अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक डायरेक्शन में जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो खुद अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता। खुद फोर्स लगा नहीं रहा हूं मैं, खुद नहीं कर सकता चेंज। हो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। यस और नो? तो अदर वर्ड में ऐसी बोल से कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में तब तक है जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए, खुद अपना पोजीशन नहीं चेंज कर पाएगा। ये कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में सेम डायरेक्शन में रहेगा, वो खुद अपना मोशन को चेंज कर पाएगा कोई? खुद स्वयं नहीं कर पाएगा। उसके अंदर इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो खुद अपना पोजीशन चेंज कर पाएगा क्या? और बुक पड़ा है एक रूम में तो रूम में ही पड़ा रहेगा, और बुक चाह के भी अपना पोजीशन चेंज कर पाएगा क्या? नहीं चेंज कर पाएगा। और कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म वन डायरेक्शन में, तो खुद चाह के अपना स्पीड कम ज़्यादा कर लेगा क्या? खुद नहीं कर पाता, खुद अपने आप में चेंजेस नहीं कर पाएगा वो बॉडी। यस सर नो? समझ पाए? तो न्यूटन का भाई साहब भी तो यही बोलता था, इसी अपने वर्ड में बोल दिए, दिस इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इट सेल्फ। अब बॉडी जो है खुद अपना स्टेट चेंज नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी फील कर रहा है, तो बॉडी के इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है कि कोई बॉडी जो है ना अपना स्टेट ना खुद चेंज नहीं कर पाती है। कोई बॉडी अपना स्टेट खुद चेंज करने में कैसा फील करता है? इनएबिलिटी फील करता है। कैसे फील करता है? असमर्थ है, वो खुद नहीं कर सकता, असमर्थता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ पाए? वही लिखा हूं, दिस इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी अपना खुद अपने आप अपने स्टेट को चेंज करने में असमर्थ है, चाहे उसका रेस्ट वाला स्टेट हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन वाला स्टेट हो, खुद वो नहीं चेंज कर पाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी का इनर्शिया। क्या बोलेंगे? बॉडी का इनर्शिया, है ना। और इसी इनर्शिया को हम बोलते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो इनर्शिया का जो लॉ होता है इसे ही न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोला जाता है। तो न्यूटन भाई साहब खुद बोलता था कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में एक डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इनर्शिया भी क्या बोलती है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में है, खुद अपने आप अपना स्टेट चेंज कर पाने में असमर्थ है। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी खुद अपने आप अपना स्टेट को चेंज कर पाएगा क्या? वो खुद नहीं कर पा रहा है। अब स्टेट को चेंज करवाना है तो दूसरों को फोर्स लगाने के लिए बोलना पड़ेगा। न्यूटन भाई साहब तो यही बोलता था ना, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। दैट इज व्हाई न्यूटन फर्स्ट लॉ इज राइटली कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया जो होती है ना वो ना मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर मास ज्यादा है तो बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है, अगर मास कम है तो बॉडी का इनर्शिया। सोचो ये ट्रक है, क्या ये? अभी छोटा सा क्या है? कार है। ट्रक का मास ज्यादा है कि कार का मास ज्यादा है? ट्रक का मास ज्यादा है। ट्रक बड़ा मत, ट्रक यार, ट्रक बड़ा होता है, ट्रक है ना। ट्रक का मास ज्यादा है कार का? ये कार बोल रही है। ट्रक का मास ज्यादा है ना और कार का मास कम है। तो सोचो यार किसका स्टेट चेंज करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ट्रक का स्टेट चेंज करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ट्रक का होगा। मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। भाई एक ट्रक खड़ा है और कार खड़ा है भाई,
दोनों तो अपना पोजीशन चेंज कर पाने में इनएबिलिटी फील करेंगे, असमर्थ है। क्या है? असमर्थ। और मैं ट्रक को धक्का मार रहा हूं और कार को भी धक्का मार रहा हूं, तो ट्रक का मास ज्यादा है, यानी कि ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है। अब इनर्शिया ज्यादा है तो मुझे स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या सनो। और कार का मास कम है तो कार का इनर्शिया, अगर कार का मास कम है, इनर्शिया कम है, तो कार का स्टेट चेंज कराने में मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, या सनो। और इनर्शिया ज्यादा है तो मास ज्यादा है, इसका मतलब उसका स्टेट चेंज कराने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, या सनो। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, समझ पाए, या सनो। अगर एक घर में 10 किलो का बोरी पड़ा है, एक 50 किलो का बोरी है और एक 10 किलो का बोरी है, इस 50 किलो की बोरी को मैं एक लात मारा है, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? उसको गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। और स्पीड से आते हुए एक बार जम का मारोगे तो गिर जाएगा, क्योंकि शुरू में क्या किया तुमको, शुरू में ना मना कर दिया कि मेरा इनर्शिया ज़्यादा है तो मैं तो अपने आप चेंज नहीं करूँगा। तुमने कम फोर्स लगाया तो कम फोर्स में बात मानेगा क्या? वो इनर्शिया ज़्यादा है ना भाई उसका, तो तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यस और नो। इनर्शिया का यूनिट क्या है? मास का यूनिट किलोग्राम है, तो इनर्शिया का यूनिट भी क्या देंगे? किलोग्राम। दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा, समझ पाए। इनर्शिया ना हमारे पास 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? एक होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो अपना रेस्ट वाला पोजीशन खुद चेंज कर पाने में असमर्थ है ना। अब खुद चेंज नहीं कर पा रहा है तो क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और एक क्या? इनर्शिया ऑफ मोशन। और कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो खुद अपना स्टेट चेंज कर लेगा क्या? तो अपना स्टेट चेंज करने में इनएबिलिटी फील करता, असमर्थ है वो, तो इनर्शिया ऑफ मोशन, या सुनो। अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा, वो खुद अपना डायरेक्शन चेंज कर पाने में इनएबिलिटी फील करेगा। कर पाएगा खुद में डायरेक्शन? नहीं कर पाएगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि इनर्शिया का मतलब क्या है? खुद कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, खुद, है ना। तो रेस्ट में तो खुद रेस्ट से मोशन में तो नहीं आ सकता खुद ही, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में, तो खुद तो वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। और एक डायरेक्शन में है वो, तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, खुद अपना डायरेक्शन चेंज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, यानी कि वो बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी खुद स्वयं अपने आप अपना पोजीशन, अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा। और रेस्ट वाला बॉडी खुद अपना रेस्ट पोजीशन चेंज करने में इनएबिलिटी फील करता है, असमर्थ है। इसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो लिखे भी हैं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का असमर्थता है, बॉडी अयोग्य है टू चेंज बाय इट सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। खुद वो अपने आप अपना रेस्ट वाला स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा, रेस्ट में है तो। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में रहेगी। एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग बाय इट्स ओन। ये बॉडी अगर रेस्ट में ही हमारा ग्रीन बोर्ड, तो खुद अपने आप मोशन में नहीं आ सकती है। इसका इनएबिलिटी है, इसका असमर्थ है, खुद अपने आप कुछ चेंज नहीं कर पाएगा। इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख लेना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे बस में आप बैठे हो, बस अचानक जैसे चालू होती है आप पीछे की ओर गिर जाती हो। क्यों ऐसा? क्योंकि बस जैसे, देखो पहले तो बस रेस्ट में, आप भी रेस्ट में बैठे हो एकदम मस्त फ्री से, है ना। जैसे बस चालू होती है आप पीछे की ओर झुक जाते हो, क्योंकि जैसे बस चालू होती ना, तो आपका जो सीट है और आपका जो कमर है, ये दोनों बस के साथ मोशन में आ जाती हैं। आपका सीट और आपका कमर बस के साथ किस में आ जाती हैं? मोशन में। लेकिन ऊपर का भाग बस के साथ मोशन में नहीं आता, ऊपर का भाग अभी भी रेस्ट में होने की वजह से आप पीछे की ओर झुक जाते हो, समझे। क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट या खुद स्वयं अपने आप पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगा।
तो बस में आप बैठे हो, बस अचानक चालू होता है, बस सामने को अचानक चालू हुआ, तुरंत पीछे को आपका शरीर पूरा पार्ट तो ना झुकता, आपका सीट और आपका नीचे का जो पार्ट कमर इस सीट के कांटेक्ट में होता है। बस के साथ ये वाला पार्ट तो मोशन में आ जाता है और ऊपर का भाग इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में बने रहना चाहता था, लेकिन फोर्स के कारण पीछे की ओर झुक जाते हो। यस और नो? पीछे और कौन झुका है तुम्हें? तुम्हारा बॉडी तो अभी भी ऐसा होना चाहिए, बस में बैठे हो तो बस कैसे भी चालू है तुम्हें भाई, बॉडी रेस्ट में तो खुद अपना पोजीशन चेंज कर पाता है, ऊपर वाला पार्ट बस जैसे आगे चालू हुआ पीछे की ओर सूडो फोर्स अप्लाई हुआ तो रेस्ट वाला पोजीशन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से चेंज हो गया। यस और नो? अब कोई बॉडी रेस्ट में यार फोर्स लगाओगे, खुद तो चेंज नहीं करेगी, फोर्स लगाओगे चेंज करेगा ना। कई सारे एग्जाम्पल बुक में भी दिए गए हैं। अगर घोड़ा में आप बैठो, घोड़ा गाड़ी में, घोड़ा खुरदुक अचानक घोड़ा आगे बढ़ा, आप पीछे को गिर जाते हो, देखना उसमें है ना। घोड़ा जैसे आगे की ओर चलता है, आपका कमर और घोड़े के कांटेक्ट में बैठे हो, घोड़ा आपका सीट, तो घोड़े के साथ आपको नीचे वाला कमर मोशन में आ जाता है, ऊपर का बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रहना चाहता था, लेकिन पीछे को जैसे घोड़ा आगे बढ़ता है पीछे फोर्स अप्लाई हो जाता है, सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स की वजह से आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट में चेंज हो जाता है। यस और नो? समझे कि नहीं समझे? ये क्या है इनर्शिया ऑफ रेस्ट? समझ पा रहे हो इस बात को? इसी प्रकार आप देखे होंगे कि एक ग्लास रख लेना, ग्लास ऐसे, एक घर में भी कर सकते हो। ये ग्लास है, पानी भरा हुआ है या फिर कुछ भी खाली है, यहाँ मैं एक सिक्का रखा हूँ, क्या रखा हूँ? एक कॉइन रखा हूँ, क्या रखा हूँ? कॉइन, है ना? समझ पा रहे हो? ये ग्लास है और ग्लास के ऊपर मैं क्या रखा हूँ? कोई भी एक खड्डा रखा हूँ, कोई भी खड्डा या पेज रखा हूँ ग्लास के ऊपर, और ऊपर में क्या 1 रुपये का मैं सिक्का रख दिया हूँ। जैसे ही इसको इस पेज को मैं ऐसे खींचूंगा, सिक्का कहाँ गिरेगा? सिक्का ग्लास में गिरा। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं पेज को खींचा ना, तो पेज मेरे साथ मोशन में आ गया। सिक्का पहले किस में था? रेस्ट। जैसे मैं खींचा तो मैं तो फोर्स पेज पर लगाया, तो फोर्स तो मोशन में आ गया, फोर्स मेरे तो पेज में फोर्स लगाया तो पेज मोशन में आ गया, पेज मेरे हाथ में आ गया, जो भी पेज था, जो भी कार्डबोर्ड था। और सिक्का इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से अपना पोजीशन खुद चेंज कर पाने में असमर्थ था ना, तो अभी भी रेस्ट में है। जब इसको खींचा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से सिक्का कहाँ गिर गया? ग्लास में गिर गया, है ना। खुद अपना पोजीशन चेंज कर पाया क्या? ये नहीं कर पाया। अब बोले भैया गिरा क्यों खुद नहीं किया? तो भाई इसको मैं हटा दिया तो जाहिर सी बात है ना, अभी भी रेस्ट है, मैं इसको हटाया तो गिरेगा ही गिरेगा ना, फोर्स अप्लाई हो गया ना उस पर, तो चेंज, फोर्स लगने पर तो चेंज होता है, सारी दुनिया बोलती है। इसी प्रकार घर में कोई भी बिस्तर होता है, चादर होता है, गद्दा होता है, गंदा हो जाता है, फिर मम्मी लोग या फिर कोई कैसे डंडे पीट के करते हैं, याद है तुम्हें? फिर पूरा डस्ट बाहर आता है, ऐसा क्यों? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। जैसे तुम चादर को पीटते हो तो चादर का पार्ट तो मूवमेंट हो जाता है, जो पार्टिकल होते हैं धूल के, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से नीचे को गिर जाता है। तो खुद तो अपने आप पोजीशन चेंज नहीं कर पाता क्या? तो हम क्या ले, चादर पर फोर्स लगा दिए और इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से सारा पार्टिकल नीचे गिर जाता है। तो ये सब क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जाम्पल है। यस और नो? इसी प्रकार पेड़ में अगर एप्पल है, पेड़ में यदि कोई फ्रूट लटका हुआ है, यस और नो, तो पेड़ को जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो पेड़ का जो भी डालियाँ होती है, जो भी टहनी होती है, वो मूवमेंट में आ जाती है, और जो भी फ्रूट होती हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जमीन में नीचे को गिर जाती हैं। यस और नो? यानी ग्रेविटेशन फोर्स बोल सकते, ग्रेविटेशन की वजह से है ही, तो नीचे ही आएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। यस और नो? समझिए, खुद और जो भी है एप्पल अभी भी वो रेस्ट में है, जैसे उसमें फोर्स लगाते हैं, पेड़ को बार बार हिलाते हैं, यस और नो, तो क्या नीचे क्यों गिर जाता है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ये भी एग्जांपल है। बुक में कई सारे एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी असमर्थ है किसको चेंज करने में? अपना यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने में, तो इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। कैन नाइदर एक्सेलरेटेड नॉर रिटार्ड। अब भाई बॉडी असमर्थ है, यूनिफॉर्म स्पीड में है, एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड में रहेगा, खुद अपना स्टेट चेंज नहीं कर पा रहा है, यानी उसमें एक्सेलरेशन आएगा ना, तो ना उसमें रिटार्डेशन आएगा। सिंपल सा, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कब आता है? जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाएगा, है ना। चलो इसका एग्जांपल क्या है? अब तो ये इसके हिसाब से इनर्शिया ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, सर नो, कोई बॉडी।
मान लो हम बस में बैठे, बस चल रही है, पहले क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बस अचानक चली थी, अब बस चल रही है, बस चल रही है, तो बस के कांटेक्ट में मैं बैठा हूं ना, बस के सीट और मैं भी मस्त उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं ना, बस के साथ, बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ मैं बस के साथ जा रहा हूं, यस और नो, जा रहा हूं। जैसे बस अचानक ब्रेक मारता है, बस वाला अचानक ब्रेक मारता है, हम सामने की ओर झुक जाते हैं, होता है कि नहीं होता है? क्यों? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। किसकी वजह से? बस के साथ तो मैं मस्त जा रहा हूं, बस के वेलोसिटी से मैं जा रहा हूं, बस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। जैसे ही बस वाला अचानक ब्रेक लगाता है, मैं किधर झुक जाता हूं? सामने की ओर। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। क्यों पता है ऐसे? क्योंकि बस वाला भाई साहब, देखो अभी तो बस के साथ मैं मोशन में हूं कि नहीं, बस के साथ तो मैं तभी मोशन में हूं। जैसे बस वाला भाई साहब ना ब्रेक लगाता है, तो बस वाला ब्रेक लगाता है तो मेरा पूरा पार्ट नहीं झुकता, मेरा सामने का बस ये बॉडी ऐसे झुकता है। बस वाला जैसे ब्रेक लगा, गाड़ी रोकता है अचानक से, तो बस के साथ मेरा नीचे का पार्ट, मेरे नीचे का जो बॉडी है, बस के साथ रेस्ट में आ जाता है। इन ऊपर का पार्ट पहले से इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो तो उसी मोशन में ही रहना चाहेगा ना, अब फोर्स अप्लाई हो गया है तो सामने को झुक जाता है। समझे कि नहीं समझे? पूरा पार्ट नहीं झुकता, पहले बता रहा हूं, क्योंकि बस जैसे अचानक रुकता है तो नीचे का बॉडी बस के कांटेक्ट में होने को, जिससे बस के सीट के कांटेक्ट में होने की वजह से रेस्ट में जाता है। ऊपर का पार्ट इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से सामने को झुक जाता है। फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसी प्रकार इनर्शिया ऑफ, हाँ और बता रहा हूँ, कोई लंबी कूद का खिलाड़ी है ना, लंबी कूद का खिलाड़ी, वो ना दौड़ता है ना, दौड़ने से पहले, लंबी कूद कूदने से पहले वो ना दौड़ते हुए पहले आता है, दौड़ते हुए पहले आता है। इसका मतलब क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो ज्यादा लंबी कूद कर पाता है। या सुनो, देखना लंबी कूद का खिलाड़ी पहले से दौड़ते हुए आएगा, तो जैसे दौड़ते हुए आता है, यानी कि इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो ज्यादा दूर तक छलांग मार पाता है। ठीक है, बुक में दिया गया, मस्त आराम से पढ़ना डिटेल के साथ। ठीक है, थर्ड है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी का ये असमर्थ इनएबिलिटी है कि वो अपने मोशन के डायरेक्शन को खुद अपने आप चेंज नहीं कर पाएगा, अपने आप चेंज नहीं कर पाया। डायरेक्शन को चेंज कराना है, तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, खुद नहीं चेंज कर पाएगा अपना डायरेक्शन, है ना। तो इसका एग्जाम्पल बुक में दिया गया, सारा चीज वहां पे पढ़ना आराम से। एक बात बता रहा हूं मैं, सर्कुलर पाथ तो हमने पढ़े थे ना, वीडियो देख लेना। सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी, कोई रस्सी में किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं बांध दिया हूँ, गोल 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 घुमा रहा हूँ, घूम रहा है, वो घूम रहा है ना, गोल 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 गोल। यस सर, जैसे मैं छोड़ दिया रस्सी को, जैसे मैं रस्सी को छोड़ दिया तो रस्सी किस डायरेक्शन में भागती है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो ना टेंजेंट लाइन, जिधर टेंजेंट लाइन, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा इसी डायरेक्शन में भाग जाती है। और यहाँ पर टूट गया मेरा रस्सी, तो क्या इसी टेंजेंट के अलाउंग इधर भागेगा। करके देखना कभी, ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे, और इस पॉइंट पर छोड़ देना। ये देखो ऐसे ऐसे घुमाना, इस पॉइंट पर छोड़ देना रस्सी को, टेंजेंट लाइन को अलाउंग भागेगा। ऐसे 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 घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे, और इधर छोड़ दो, ऐसे 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 अचानक छोड़ दिए तो टेंजेंशियल लाइन के अलाउंग ऐसे भागेगा, भागेगा ना। सर्कुलर मोशन में जो भी पार्टिकल मूवमेंट करता है इसका डायरेक्शन टेंजेंट लाइन के अलाउंग होता है कि नहीं। साइकिल में मडगार्ड क्यों लगाती हैं? इसी कारण लगाती हैं क्योंकि साइकिल का टायर कंटिन्यू सर्कुलर मोशन करता है, ऐसे ऐसे करता है कि नहीं करता है। ये साइकिल का पहिया है मान लो, और ये कीचड़ है, ये क्या है? ये पूरा कीचड़ है। साइकिल का पहिया घूमता है तो कीचड़ क्या करेगा भाई? कीचड़ टेंजेंट लाइन के अलाउंग भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा ना। कीचड़ तो ऐसा नहीं कि साइकिल से चिपका रहेगा हमेशा, है क्या? रोटेट करेगा तो कीचड़ टेंजेंट लाइन के अलाउंग भागता है, यस और नो। अगर मडगार्ड नहीं लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर छिटक जाएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर भी कीचड़, हर पार्ट में कीचड़ है टायर के, तो यहाँ पर होगा कीचड़ तो इधर भागेगा, यहाँ पर होगा तो इधर भागेगा, तो तुम्हारे और तुम्हारे तक तो छिटक जाएगा मडगार्ड नहीं लगाओगे तो। इसलिए मडगार्ड लगाया जाता है, ठीक है ना। ये सब किसी वजह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन।